हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का साइंस का चैप्टर है ये, और इसका नाम है वॉल्केनोस, अर्थक्वेक्स एंड स्टॉर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसा आप सभी को पता है कि इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में देखिए सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बहुत ईजिली समझ में आ जाता है और हमें पता होता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और साथ ही मैं आपको बताते चलूँगी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरह से क्या क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और फ्रेंड्स, जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए। वहाँ पे आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे आप क्लास 5th तक की 5th में हो तो उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी ना चैप्टर की, वो आपको इजीली मिल जाएंगी। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आप उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम ही है वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड स्टॉर्म्स। तो बिल्कुल हम इस चैप्टर में पहली बात की, ये जितने भी वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स और सुनामी, इस तरह के जो भी टाइडल वेव्स होती हैं, ये क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर, यानी कुदरती रूप से किस तरह से ये कभी कभी हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं। तो वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे किस तरह से हम अपना बचाव इनसे कर सकते हैं। तो पहली बात, आपका जो क्वेश्चन बनेगा कि मीनिंग ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, यानी नेचुरल डिज़ास्टर से आप क्या समझते हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर एक तरह के सडन इवेंट्स होती हैं, एकदम से ये आती हैं, ऐसा नहीं कोई आपको बता के आ रही हैं। ये एक तरह के सडन इवेंट्स होती हैं जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी इन्वायरमेंट की वजह से हुई हैं, इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान होता है और साथ ही प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। तो इसी तरह के नेचुरल डिज़ास्टर की बात करते हो तो सबसे पहला है वॉल्केनोज। देखिए वॉल्केनो क्या है। पहली बात, वॉल्केनो एक तरह का क्रैक है अर्थ सरफेस पे, थ्रू विच, जिसके द्वारा बहुत सारी हॉट लिक्विड रॉक, इस मतलब रॉक में से बहुत हॉट लिक्विड निकलता है जिसे हम लावा कहते हैं, जो कि बाहर आता है। किसके साथ, ऐश एंड गैसेस, यानी बहुत सारी राख और गैसेस के साथ, जो कि जो राख होती है वो पूरी हवा में उड़ती रहती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज़ यूजली इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल माउंटेन, यानी पूरा का पूरा जो रॉक से निकलता है, तो ये रॉक क्या, एक कॉनिकल माउंटेन होता है जिसके ऊपर एक वर्टिकल टनल होता है इस माउंटेन में, जिसके वजह से बाहर लावा निकलता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जब लावा अंडरग्राउंड, यानी जब लावा एकदम व्हेन द लावा इज़ अंडरग्राउंड इट इज़ कॉल्ड मैग्मा। तो लावा देखिए जब बाहर आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लावा क्या है, मैग्मा क्या है। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, कि वॉल्केनोज कितने टाइप के होते हैं और ये किस बेसिस पे होते हैं। तो बेसिस ऑफ इरप्शन, यानी ये फटने के हिसाब से कि किस तरह से वॉल्केनो, ऐसा है कि वॉल्केनो बहुत सारे होते हैं पर वो इरप्ट नहीं होते, यानी उनके बाहर उनसे लावा नहीं निकलता। तो उस बेसिस पे वॉल्केनो जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज वो हैं द वॉल्केनोज डेट कैन इरप्ट एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम जो वॉल्केनो फट जाता है, यानी इरप्ट होता है, जिसमें से लावा बाहर निकलना स्टार्ट होता है, उन्हें हम एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो पाए जाते हैं पैसिफिक ओशन में। जैसे कि कुछ एक्टिव वॉल्केनोज के नाम हैं माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट एरेबस एंड माउंट फूजी। तो इनके नाम याद रखिएगा, इसमें से 2 भी आप याद रखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। इसके अलावा देखिए इंडिया के अंडमान आइलैंड जो है वहाँ पे बैरन आइलैंड पाया जाता है, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है डेट इरप्टेड फर्स्ट इन 1787, यानी वो कब सबसे पहले उसको जो इरप्ट मैंने फटते हुए देखा था जिसमें से लावा वगैरह निकला था, तो वो किस ईयर में था, 1787 में। इसके बाद आते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। तो डोरमेंट वॉल्केनोज वो हैं जो बहुत सालों से इरप्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। द वॉल्केनोज डेट हैव नॉट इरप्टेड इन रिसेंट ईयर्स, यानी अभी बहुत सारी साल जो आपने देखा तो उसमें ये इरप्ट नहीं हुए हैं। तो इस तरह के वॉल्केनोज को हम डोरमेंट वॉल्केनोज कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया और नारकोडम इन अंडमान आइलैंड। इसके बाद जो थर्ड टाइप का वॉल्केनो आ रहा है वो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ये जो वॉल्केनोज हैं डेट हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग, यानी अब वो इरप्ट नहीं होते, इनमें से कोई लावा वगैरह नहीं निकलता और कोई चांस भी नहीं है फ्यूचर में कि ये इरप्शन इनमें हो, यानी एकदम ये शांत हो चुके हैं, खामोश हो चुके हैं। तो इनको हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि एम्पेयर सी माउंट चेन इन द पैसिफिक ओशन और जुडवाल वॉल्केनो इन नीदरलैंड।
इसके बाद आते हैं अर्थक्वेक्स के ऊपर। तो अर्थक्वेक देखिए एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है जिससे बहुत तबाही होती है। तो अर्थक्वेक जो है वो क्या है? अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग है अर्थ सरफेस की। यानी कभी कभी देखा होगा आपने, अर्थ जो है, धरती जो है वो हिल जाती है, एकदम शेक हो जाती है। तो अगर वो शेक हो रही है तो ऊपर जो भी चीज़ें हैं, यानी इंसान हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज़ हैं, रोड्स हैं, सब एकदम हिलना स्टार्ट कर देती हैं और इसी से डिस्ट्रॉय यानी बहुत सारा डैमेज होता है। तो ये क्यों होता है? विच इज़ मेड ऑफ प्लेट्स, क्योंकि जो अर्थ सरफेस है वो बहुत सारी प्लेट्स से मिलके बना है। वो जो प्लेट्स हैं वो बड़ी भी हैं और छोटी भी हैं। इन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। वैसे तो ये इन प्लेट्स के बीच में आराम से स्मूथ मूवमेंट होता है, बट कभी कभी ये जो मूवमेंट है वो सडन और सीवियर बिकॉज ऑफ शॉक वेव्स, क्योंकि इन प्लेट्स के बीच में वेव्स भी होती हैं। तो शॉक वेव्स की वजह से ये जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, हिल जाती हैं, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। जहाँ से सबसे पहले जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस पॉइंट को एपी सेंटर कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एपी सेंटर क्या है। इसके बाद आते हैं मेजरिंग अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक्स को किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से नापा जाता है कि अर्थक्वेक कितना ज़्यादा हार्मफुल था। तो साइंटिस्ट ने मेजर करने के लिए अर्थक्वेक को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। उसमें एक स्केल है जिससे पता चलता है कि जो अर्थक्वेक है वो कितना स्ट्रॉन्ग था। तो उस स्केल को हम रिक्टर स्केल कहते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो रिक्टर स्केल देखिए 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। जैसे अगर न्यूज़ में बताया जाए कि मान लीजिए कि मंडे को एक अर्थक्वेक आया, फिर उसके बाद ट्यूसडे को भी एक अर्थक्वेक आया, तो फिर कैसे बताएंगे कि ट्यूसडे वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था या मंडे वाला? तो उस टाइम ये बताने के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। वीकेस्ट अर्थक्वेक जो है वो क्लोज वन तक होता है, और सीवियर वंस और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है वो 9 तक होता है। इसके बाद आते हैं इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी क्या अर्थक्वेक के नुकसान होते हैं। तो पहली बात कि अर्थक्वेक जो होते हैं बहुत ही डिवास्टेटिंग यानी बहुत नुकसानदायक होते हैं अगर उसका एपी सेंटर किसी भी शहर या टाउन के नीचे होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग बनी होती हैं, रोड्स ब्रिजेस सब डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं क्योंकि कॉलेज बिल्डिंग्स ही गिर जाती हैं और वो उसमें फंस के रह जाते हैं। समटाइम्स आफ्टर शॉक्स, इवन समटाइम्स जब अर्थक्वेक एकदम आफ्टर शॉक के बाद भी, कई बार अर्थक्वेक के बाद भी शॉक्स धीरे धीरे हिलते रहती है धरती, मतलब छोटे छोटे भूकंप भी आते रहते हैं, विच क्रिएट अ लॉट ऑफ फेयर, जिसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत डर लगता है। क्योंकि एक बार एक अर्थक्वेक के मतलब एक होता है कि लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता है, और वो शायद अर्थक्वेक दोबारा नहीं आ रहा, फिर भी उन्हें फील होता रहता है कि शायद फिर से आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेफ्टी टिप्स टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक की। जब अर्थक्वेक आता है तो क्या क्या आप सेफ्टी टिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्कूल में हैं और शेकिंग बिगिंस देन ड्रॉप डाउन, यानी एकदम नीचे बैठ जाना चाहिए। टेक कवर अंडर डेस्क और टेबल, किसी भी टेबल और डेस्क के नीचे। बट सबसे ज़्यादा अगर टाइम है तो सबसे पहले तो बाहर ही निकल जाना चाहिए, भागना चाहिए ऐसी जगह से, मतलब बिल्डिंग्स के अंदर नहीं रहना चाहिए, बाहर खुली जगह पे खड़े चले जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम अ बुक शेल्फ और अ कबर्ड दैट मे फॉल डाउन, बुक शेल्फ और कबर्ड से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकते हैं। फॉलो द एग्जिट प्लान, सबसे अच्छा यही है कि एग्जिट प्लान यानी बाहर निकलने की कोशिश करिए। इफ़ यू आर इन अ टॉल बिल्डिंग, यानी अगर आप बहुत टॉल बिल्डिंग में हैं, वैकेट द बिल्डिंग, यूज स्टेयर्स एंड डू नॉट टेक द लिफ्ट, तो तुरंत बाहर निकलना चाहिए बिल्डिंग से, और इसके लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं टाइडल वेव्स और सुनामी। तो देखिए अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शन तो हमने पढ़ लिया, जो टेक प्लेस करते हैं अंडर द सी एंड आर कॉल्ड, देखिए अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन जब होते हैं समुद्र में, ठीक है, समुद्र में भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो उस वजह से सुनामीज़ आती हैं। तो इन देखिए वर्ड सुनामीज़ लिखा है और इसको प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि टी लिखा है स्टार्टिंग में, तो टू सुनामीज़ नहीं होगा, ये होगा सुनामी। तो ड्यूरिंग द सुनामी जब आते हैं तो वेव्स जो होती हैं मूव एट अ ग्रेट स्पीड, बहुत स्पीड में मूव करती हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारों में एकदम आप कहते हैं ना जैसे बाढ़ आ जाती है, उस तरह से आ जाती है। द राइज एंड फॉल ऑफ सी वेव्स इज कॉल्ड अ टाइडल वेव। तो राइज एंड फॉल जो सी वेव्स हैं, कभी वो ऊपर उठ रही हैं कभी नीचे आ रही हैं, तो इसी ऊपर राइज एंड फॉल ऑफ सी वेव्स को हम टाइडल वेव कहते हैं। ड्यूरिंग अ सुनामी द टाइडल वेव्स में ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर आवर, यानी जब सुनामी आती है तो जो टाइडल वेव्स होती हैं वो कितनी स्पीड में ट्रैवल कर रही है, 800 किलोमीटर आवर, यानी 1 घंटे में 800 किलोमीटर तक दूर चली जाती हैं। ऑन दिसंबर 26 2004 में सुनामी को एक्सपीरियंस किया गया इंडियन ओशन में, जो जिसकी रिक्टर स्केल पे 9.1 इसको रिक्टर स्केल पे नापा गया।
अफेक्टिंग, इसने कहाँ का नुकसान पहुंचाया, तो इसने श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, मालदीव्स और सोमालिया में बहुत काफ़ी हद तक तबाही मचाई। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड स्टॉर्म्स में। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।